ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉड्यूल 1 लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने आपको बताया कि ये जो सिस्टम लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है ये 2 मॉड्यूल्स में मैंने डिवाइड किया है। मॉड्यूल 1 जो इसका ड्यूरेशन है वो है 1 महीना 1 मंथ, एंड मॉड्यूल 2 जो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मॉड्यूल 1, तो वो तकरीबन 2 महीने का हो सकता है, क्योंकि वो जो है वो थोड़ा सा एडवांस होगा। ठीक है, लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन क्या है ये हम डिटेल में आज इसको डिस्कस करेंगे, और हम कोर्स को किस तरह से लेके चलेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं होंगी, रिसोर्सेज आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, तो ये सारी चीज़ें आप जो हैं वो इसमें इंशाल्लाह सीखेंगे। ठीक है जी, ये मेरा इंट्रोडक्शन है, आप जानते हैं। अच्छा, कोर्स कंटेंट्स को हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। अबाउट लिनक्स सेंटोस, पहले तो हम लिनक्स का ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद सेंटोस क्या है, सेंटोस 7, फिर इंस्टॉलेशन करेंगे सेंटोस 7 की, एक्सेसिंग द कमांड लाइन यूजिंग लोकल कंसोल, उसके बाद मैनेज फाइल्स फ्रॉम कमांड लाइन, गेटिंग हेल्प क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट फाइल, user administration, controlling access to files, managing Linux processes, configuring and securing SSH service, analyzing and storing logs. उसके बाद archiving and transferring files, managing networks, accessing Linux file system, monitoring the system. तो इसमें ये जो भी हम बेसिकली इसमें काम करेंगे वो कमांड लाइन पे ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का दे दूंगा, लेकिन हम थ्रू आउट मॉड्यूल 1 एंड 2 जो भी हम काम करेंगे वो कमांड लाइन पे ही होगा। ठीक है, इस कोर्स के ऑडियंसेस कौन हो सकते हैं? एनीवन इंटरेस्टेड इन लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन, दोज हु आर न्यू टू IT, experienced IT professional who wants to learn more about in-demand Linux OS। तो सिंपल ये है कि जिसका IT का बैकग्राउंड नहीं है या थोड़ा बहुत है तो वो भी ये कोर्स अटेंड कर सकता है, अपना कैरियर जो है वो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन में स्टार्ट कर सकता है। ओके, रिक्वायरमेंट क्या होंगी? आपके पास PC या लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन नेसेसरी है, उसके अलावा लिनक्स का लिनक्स होना चाहिए, लिनक्स का ISO। लिनक्स जो है वो हम यूज़ करेंगे सेंटोस, RHEL भी कर सकते हैं, उबुंटू भी कर सकते हैं, और दानिश रजब फसी, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। ओके ओके, ग्रेट। तो लिनक्स सेंटोस हम यूज़ करेंगे इसमें। सेंटोस क्यों यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, उसके अलावा VMware वर्कस्टेशन आप यूज़ कर सकते हैं, या Oracle वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको कन्वीनियंट है, जिसमें आप कन्वीनियंट हैं तो वो आप टूल यूज़ करें। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, रिसोर्सेज आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? वेयर टू डाउनलोड RHEL 8, और हम 7 यूज़ करेंगे, 8 जो है वो लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है। उसके अलावा RHEL का इमेज आप https://access.redhat.com/downloads, सेंटोस का इमेज का लिंक ये है। इवन आप गूगल पे अगर लिखेंगे तो भी आपको सेंटोस का जो है वो डाउनलोड सेंटोस लिखेंगे तो वो भी इसका आपको एब्सोल्यूट पाथ मिल जाएगा, वहाँ से आप ISO इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। VMware का वर्क स्टेशन जो है VMware की वेबसाइट है https://www.vmware.com।
vmware.com/in/products/workstation pro। वर्कस्टेशन प्रो ये बेसिकली प्रोफेशनल है, आपको ट्रायल बेसिस पे मिलेगा। हाउएवर ओरेकल वर्चुअल बॉक्स जो है वो आपको फ्रीली फुल फीचर्स के साथ अवेलेबल होगा। तो अगेन जो आपके लिए कन्वीनियंट है तो आप वो यूज करें। ओके, अबाउट CentOS। अगेन CentOS है क्या? CentOS is an open source operating system based on RHEL, Red Hat Enterprise Linux। ये समझे कि ये Red Hat Enterprise Linux का क्लोन है, ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि जिसका सोर्स कोड भी फ्रीली अवेलेबल हो, जिसका सोर्स कोड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अवेलेबल हो। CentOS या लिनक्स के जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो फ्री हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं, फ्री टू डाउनलोड हैं, लेकिन वो एक लाइसेंस के अंडर में आते हैं जिसे कहते हैं GNU GPL लाइसेंस। इसे कहते हैं इसको सही कर GNU GPL लाइसेंस, ठीक है। GNU GPL, GNU नॉट यूनिक्स, GPL इसका लाइसेंस का मतलब ये होता है कि आप ओपन सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन ये रीसेल नहीं कर सकते। आप उसमें अगर मॉडिफिकेशन भी करेंगे तो जो पहला इसका ऑथर है या जितने भी ऑथर्स हैं उनको इंटैक्ट रखेंगे, उनके नाम होंगे, ठीक है। तो ये लाइसेंस जो है बेसिकली ये बताता है। अच्छा, तो लिनक्स का सोर्स कोड एंड बिल्ड ऑन द लिनक्स कर्नल। कर्नल इसमें एक टर्म है कर्नल। ये कर्नल क्या है, ठीक है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2004। CentOS जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 2004 में। इट इज स्टेबल सॉफ्टवेयर विद अ हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड वेरियस पैनल ऑप्शंस। ओके, तो कर्नल को डिस्कस कर लेते हैं। कर्नल है क्या? कर्नल जो है बेसिकली इटसेल्फ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है, जो कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो कर्नल होता है। क्या जो भी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, ड्राइव्स, इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस हैं उनकी मैनेजमेंट, ये इन सब को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कर्नल साहब की होती है। तो कर्नल ही इन सब को मैनेज करता है और यही ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कर्नल निकाल दें तो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर वो नहीं रहेगा, वो फिर एप्लीकेशन रहेगी, ठीक है। CentOS लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के फीचर्स क्या हैं, हम क्यों यूज करेंगे CentOS, और कोई क्यों यूज नहीं कर सकते? वैसे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फ्री है एक्सेप्ट RHEL का OS भी फ्री है, लेकिन उसके लिए फिर आपको उसकी सपोर्ट फ्रीली अवेलेबल नहीं है। अगर आप CentOS यूज करेंगे तो उसकी सपोर्ट भी आपको फ्रीली अवेलेबल है। तो इसमें 1.1 जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। कंपेयर टू द अदर लिनक्स बेस्ड operating system, CentOS has some distinctive features such as great security features, ठीक है। CentOS में जो एक ऑप्शन आता है लिनक्स एनहांस सिक्योरिटी, ऐसी लिनक्स का, ठीक है। वो जो है इसमें एक एड ऑन क्रिएट करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट हैकर्स, वायरसेस। तो इन डेप्थ वो सिक्योरिटी, फाइल लेवल पे सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करता है। It provides access control policies that you can enable for various processes and files. उसके अलावा दूसरा फीचर जो है इसका है रेगुलर अपडेट्स। इसका रेगुलर अपडेट्स, ठीक है। Red Hat release a new major CentOS Linux version every few years and each is supported for 10 years. This results in less issues
which may be caused by updating the software। तो इसके अगर इसमें कोई फ्लॉज आते हैं, कोई एप्लीकेशन के फ्लॉज आते हैं, कोई इश्यूज आ जाते हैं, तो वो रेगुलरली इसको अपडेट भी करते हैं, और ये अपडेट भी फ्री है। इसके लिए आपको कुछ भी पैसे देने नहीं पड़ते, कोई सब्सक्रिप्शन फी इसकी नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि ये काफ़ी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि रन टाइम में क्रैश हो जाते हैं। लाइक अक्सर विंडोज़ के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, विंडोज़ सर्वर के जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो वो जब कंटिन्यूस चलते हैं तो उनमें प्रॉब्लम आ जाता है, वो क्रैश हो जाते हैं। तो उसके लिए अगेन आपको यू नीड सिस्टम रीस्टार्ट, हार्ड रिबूट, ठीक है। तो CentOS जो है वो काफ़ी स्टेबल है। CentOS uses a stable software version since the release cycle is longer, therefore application don't need to be updated as often। अच्छा, उसके बाद क्या है, पैनल ऑप्शन। CentOS users have various options of management platforms including cPanel, Flask, Webmin, Spacewalk, CWP, VirtualMin and Vesta CP। अच्छा, ऐसे यूजर्स जो कि कमांड लाइन को यूज इतना नहीं करना चाहते, वो मैनेजेबिलिटी के लिए ये ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे cPanel है। cPanel अक्सर अगर आप दोस्तों में किसी ने वेबसाइट होस्ट की है, होस्टिंग ली है, तो उसको एक यूजर नेम पासवर्ड मिलता है होस्टिंग के लिए आफ्टर डोमेन रजिस्ट्रेशन। तो वो जो उसके बाद जो आप वेबसाइट में बना के अपलोड करते हैं, वो जो पैनल होता है वो cPanel ही कहलाता है मोस्टली। उससे मैनेजेबिलिटी इजी रहती है, इजीनेस आपको मिलती है कि आप कमांड्स के थ्रू काम ना करें, और आपके पास एक ग्राफिकल डैशबोर्ड हो। उस डैशबोर्ड में जो भी टास्क आप परफॉर्म करें उस डैशबोर्ड के थ्रू करें। इसी तरह से प्लेस्क भी है, वेबमिन भी है, स्पेसवॉक, ये सारे आपको एक मैनेजेबिलिटी के लिए, ग्राफिकल मैनेजेबिलिटी आपको देते हैं, लेकिन इसको आप एक्सेस वेब से ही करेंगे। अच्छा, लास्ट ऑप्शन इसका जो सबसे जो फीचर जिसके लिए यूज किया जाता है मोस्टली, ये है फ्री ऑफ चार्ज। CentOS is an open source distribution. This means that users may modify and distribute it freely, ठीक है। आप इसको यूज तो कर सकते हैं, लेकिन मॉडिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। इनका जो सोर्स कोड है वो अवेलेबल है, उसके साथ ISO के साथ डाउनलोड हो जाता है। उसको आप मॉडिफाई करके, जैसे ये CentOS लिनक्स है, आप अपने नाम से लिनक्स का कोई भी वर्जन लॉन्च कर सकते हैं। उस पर आपको कोई भी पायरेसी एक्ट या पायरेसी का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिनक्स हम क्यों यूज करें? वाई डोंट वी यूज विंडोज? क्या क्या फीचर्स हैं इसमें लिनक्स में? अगर हम विंडोज से कंपेयर करते हैं, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, परचेज भी करते हैं हैवी अमाउंट दे के, आपके पास कर्नल कोड नहीं अवेलेबल होता। मतलब आप कर्नल में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। लिनक्स जो है ओपन डेवलपमेंट, एनीबॉडी कैन प्रपोज, एनहांस्ड, चेंज इट टू देयर नीड्स। जाहिर सी बात है, एक चीज फ्रीली अवेलेबल है, आप भी इसको यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कुछ फीचर्स जो है वो आपको आप समझते हैं कि ये इसमें होने चाहिए, वो उसमें ऐड करें एंड लॉन्च करें, आप ये कर सकते हैं, क्योंकि कर्नल को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ये एक्सेस है आपको कि कर्नल में भी आप चेंजेस कर सकते हैं, कर्नल को एनहांस कर सकते हैं। यही रीज़न है कि इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो लिनक्स का है। आपके एंड्रॉयड डिवाइसेस, एंड्रॉयड जो भी है वो लिनक्स के बेसिस पे है। इवन नासा भी स्पेस जो उनके सॉफ्टवेयर वगैरह चलते हैं मैन फ्रेम में, मैन कंप्यूटर्स जो उनमें भी लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद फ्री टू यूज़, जैसे मैं बताता रहता हूँ हर
लेक्चर में अगर कंपैरिजन आता है विंडोज़ और लिनक्स का, तो उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक विंडोज़ में ये है कि आपको हर चीज़ के पैसे देने पड़ते हैं। आप विंडोज़ परचेस करेंगे, उसके बाद ऑफिस अगर परचेस करें, ऑफिस यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी परचेस करना पड़ेगा आपको। दूसरे सॉफ्टवेयर हैं वो भी आपको परचेस करना पड़ेगा। हमारे पास, हमारे मुल्क में ये पायरेसी कंट्रोल का इशू इतना नहीं है, लेकिन दूसरे ममालिक में है। ठीक है, तो फ्री टू यूज़ है, एनीबॉडी कैन यूज़ द कर्नल टू ड्राइव देयर ओन कंप्यूटर और डिवाइस। ठीक है, always interesting in the academics, a lot of development here. Stable is one of the most stable OS you can find. स्टेबिलिटी के हवाले से ये 400 दिन भी चलता रहता है विदाउट रीस्टार्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं आता। ठीक है, since so many people use Linux kernel for their projects, and because of the many eye watching it, debugging happens at an astonishing rate. All this is protected to remain open by powerful licenses such as GPL, General Public License, GNU GPL, Apache License, Creative Commons, इसमें ये लाइसेंसेस वगैरह है। ठीक है जी, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। अगर किसी को क्वेश्चन है तो रेज देयर हैंड। क्लियर? दानिश, आतिफ, अवैस, रजब। ओके, ग्रेट। ठीक है जी, तो ये तो हो गया लिनक्स के हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया था। ये अचानक जो है, ये एक स्टूडेंट थे लिनस स्ट्रोवार्ड, यूनिवर्सिटी फिनिश स्टूडेंट, फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में वो मेमोरी मैनेजर बना रहा था, लेकिन उसने कर्नल जो है वो बना दिया। और उससे पहले ये एफर्ट्स की जा रही थी कि यूनिक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए, क्योंकि यूनिक्स जो है वो बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव था, क्योंकि वो यूनिक्स जो है यूएस डिफेंस के लिए बनाया गया था फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। तो वो यूनिवर्सिटीज जो हैं वो यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए वो ओएस को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो फिर 1991 में लिनस टोरवाल्ड्स, जो कि 18 से 20 या 22 साल के थे, उन्होंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। उसके बाद उसने जो है वो फ्री कर दिया। सबसे बड़ी बात ये है कि उसने फ्री कर दिया, ओपन ओपन कर दिया उसको। उसके बाद लिनक्स में मॉडिफिकेशन सारी दुनिया में से हर जगह से हुई। उसके बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशंस भी काफ़ी अवेलेबल हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट, इनका स्ट्रक्चर जो है वो कर्नल तकरीबन सेम है, कुछ एप्लीकेशंस का फ़र्क है। तो इसकी हिस्ट्री आप देखिएगा गूगल पे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा और जो ले लेते हैं कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, क्या क्यों ज़रूरी है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। System administration, duties of system administrator, types of administrator, users, operating system, supporting administration. Basically operating system जो है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरमीडियरी है यूजर्स और मशीन के दरमियान। मतलब अगर आपने कोई टास्क परफॉर्म करना है, कंप्यूटर से करवाना है, ठीक है, तो आप जो टास्क देंगे वो प्रोसेसर तक, अल्टीमेटली काम जो करना है वो प्रोसेसर ने करना है। तो प्रोसेसर वो काम किस तरह से करेगा? प्रोसेसर को वो चीज़ें सप्लाई कौन करेगा? आपके टास्क जो है वो सप्लाई कौन करेगा? तो वो कर्नल या ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सप्लाई करेगा। ये इंटरमीडियरी है, मतलब आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो प्रोसेसर तक आपकी रिक्वायरमेंट पहुंचाएगा। प्रोसेसर उसको सॉल्व करके रिटर्न करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर वो आपको शो करेगा। ठीक है, तो वो स्क्रीन पे भी हो सकता है, वो प्रिंटर पे भी हो सकता है, एनी आउटपुट डिवाइस। ठीक है,
ओके, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एक जो है वो रेस्पॉन्सिबल जॉब है जिसमें आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को हैंडल करना है। ठीक है, उनको मैनेज करना, उनको सर्विसेज देनी है, उनको सपोर्ट देनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सपोर्ट देनी है, हार्डवेयर की सपोर्ट देनी है। आपका जो सिस्टम है वो अप एंड रनिंग रहना चाहिए। आपने ये इंश्योर करना है कि आपके सिस्टम में, रनिंग सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसने करनी है। देख लेते हैं व्हाट इज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम। सिस्टम कंप्राइजेस हार्डवेयर, सीपीयू, प्रिंटर, स्कैनर, सर्वर्स हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, विंडोज़ भी हो सकते हैं, लिनक्स भी हो सकता है उसमें, बिजनेस एप्लीकेशंस हो सकती हैं, ईआरपी है, सैप है। ईआरपी इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लान, एक जनरल एक एप्लीकेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई जाती है, और जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के जो सारे प्रोसेसेस हैं वो ऑनलाइन होते हैं। सादा सा अल्फाज में ये समझे कि पेपरलेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ईआरपी। ठीक है जी, उसके बाद एप्लीकेशन को जो है वो मैंने बताया मैनेज करना है। मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, वेब, ईमेल, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी होंगे, उनको आपने सपोर्ट देनी है। वेब एडमिनिस्ट्रेटर है। ईमेल्स, मोस्टली ईमेल सर्वर्स जो है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही मैनेज करते हैं। नेटवर्क है, यूजर्स है, उसके अलावा जो भी हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखना है, उसमें पैचेस अगर अप्लाई करने हैं वो। तो ये सारी जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ने ही करनी है। ठीक है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स कंप्यूटर सिस्टम एंड द वे पीपल यूज देम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसको फर्दर आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा। तो ड्यूटीज क्या है? अप्लाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स, पैचेस एंड कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। व्हाट इज पैचेस? कोई बता सकता है कि ये सिस्टम अपडेट्स क्यों आते हैं? पैचेस क्या है, अपडेट्स क्या है? सर बेसिस तो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं जो सिस्टम के अंदर होते हैं, और सिस्टम के अंदर कोई भी चेंजिंग या मॉडिफिकेशन होती है तो उसकी लाजमी बात है अपडेट आ जाती है हमारे पास। ठीक है, एनीवन एल्स? सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए। ओके, ग्रेट। दानिश? ओके, सिस्टम अपडेट्स अगेन के। बैच तो सर प्रोसेस होते हैं ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल जो भी हमने प्रोसेस किया है, किसी भी टास्क दिया है, जब वो परफॉर्म होता है तो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट बैच होती है, जो प्रोसेस होता है, तो फिर वो जाता है प्रोसेसर की तरफ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई हम इस तरह से करते हैं कि सिस्टम एक डेवलप हुआ, उसमें वो सिस्टम लॉन्च हुआ। आपको पता है कि बीटा वर्जन से लॉन्च होता है। बीटा वर्जन जो है वो इसका जो है वो इनिशियल वर्जन होता है, टेस्टिंग वर्जन के लिए होता है। तो मार्केट में जब आए उसके बाद कंप्लेंट्स आए या फीडबैक्स मिले कि ये चीज़ें होनी चाहिए या ये अपडेट होने चाहिए, तो उसके बाद वो अपडेट निकाले जाते हैं। पैचेस, पैचेस क्या है? पैचेस भी कुछ एप्लीकेशन को अपडेट करने के लिए ही यूज़ की जाती हैं। जब कोई उसमें फ्लॉज होते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, तो फिर पैचेस वो अप्लाई किए जाते हैं। उनके बाद जो भी उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं या जो सिक्योरिटी होल्स हैं वो सर आवाज आ रही है? वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है रजब, बिल्कुल पैचेस इसलिए आते हैं इफ देयर इज एनी वल्नरेबिलिटीज इन सिस्टम। एग्जैक्टली वही मैंने बताया, जब सिस्टम वल्नरेबल होता है कोई तो उसको अपडेट करने के लिए पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, उसमें जस्ट पैचेस अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कोई भी सिस्टम में अगर नया हार्डवेयर आता है तो उसको इंटीग्रेट करना एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ, एडिंग, रिमूविंग, अपडेटिंग यूजर अकाउंट्स, इंफॉर्मेशन, रीसेटिंग पासवर्ड, ये सारी चीज़ें। सिस्टम परफॉर्मेंस एंड ट्यूनिंग। परफॉर्मेंस एंड ट्यूनिंग ये डेटाबेस में भी लाजमी होती है, सिस्टम में भी लाजमी होती है। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग से ये होता है कि
आपके जब सिस्टम जैसे ही इंस्टॉल होता है तो उस टाइम पे डेटा कम होता है, टाइम टू टाइम 1 साल 2 साल 3 साल के बाद वो जैसे ही यूज होता जाता है तो वो उसमें डेटा इंक्रीज हो जाता है। तो उसको उसके फिर टेक्निक्स होते हैं डेटाबेस में, उसकी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग जो है वो कोई डिफरेंट तरीके से होती है, सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट तरीके से होती है। Responsibility for documenting and documenting the configuration of the system. Responsibility for security, performance routing audits of system and software वगैरह। अच्छा, ये बहुत जरूरी है, responsibility of documenting configuration of the system। जब भी आप कोई नया सिस्टम कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन लाजमी बनाएं, आप भी ये करें। उसका उसका रीज़न क्या है, फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं, कहीं फंस जाते हैं तो गूगल से हेल्प लेते हैं, किसी प्लेटफॉर्म से हेल्प लेते हैं, किसी से हेल्प लेते हैं, तो वो हम अगर उसको नोट कर ले स्टेप बाय स्टेप, 1-2 साल के बाद अगर हमें वही चीज़ रिपीट करनी हो तो हमारे पास स्टेप्स पूरे लिखे होते हैं, ठीक है, तो हम इजीली वो कर सकते हैं। मतलब जो फर्स्ट टाइम हमने मिस्टेक्स की थी तो वो अवॉइड हम कर सकते हैं मिस्टेक्स। दूसरा ये है कि जिस जगह पे अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है, ज़रूरी नहीं है कि ए ऑर्गेनाइजेशन में आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा के लिए रहेंगे। हो सकता है कि आप स्विच कर जाए, आपकी जगह पे कोई दूसरा आए तो डॉक्यूमेंटेशन देख के वो इजीली सिस्टम को अंडरस्टैंड कर ले, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो पॉइंट है, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिक्योरिटी। सिक्योर सिस्टम को सिक्योर करना, अथोराइज एक्सेस देना, उसकी रूटीन ऑडिट्स चेक करना कि सिस्टम में कौन कौन लॉगिन हो रहा है, किस आईपी से, कहाँ से, लोकेशन से वो एंटर हो रहा है। तो जो हो रहे हैं वो अपने कोई इंट्रूडर्स वगैरह तो नहीं है, ये सारा सिस्टम चेक करना है। अच्छा, उसके बाद परफॉर्मिंग बैकअप्स भी बहुत जो है वो क्रिटिकल एरिया है, बैकअप सिस्टम का लाजमी है। खुदा न खास्ता अगर कोई मिसहैप हो जाता है तो उसके लिए सर्वर क्रैश हो जाता है या कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो उसके लिए बैकअप प्लानिंग लाजमी है। अच्छा, बैकअप आप जब भी बनाते हैं ना तो हम गलती ये करते हैं कि उसी लोकेशन पे उसी सिस्टम में बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ए सर्वर का बैकअप लेना है तो मैं ए सर्वर का लेके ए में ही रखता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इवन अपने दूसरे 2-3 सिस्टम्स में अपनी डेटा रखें, क्लाउड पे भी रखें, ऑफ लोकेशन पे भी रखें, ठीक है। तो अगर मिशन क्रिटिकल डेटा है तो फॉर एग्जांपल आपके डेटाबेस है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो सैलरीज हैं, पेरोल्स हैं, उनकी इन्वेंट्रीज हैं वो मैनेज कर रहे हैं, बैकएंड पे वो सारा उनका डेटा जो है वो इंक्रीज डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे सूरत में ये मिशन क्रिटिकल डेटा है, इसको आपने इसकी बैकअप स्ट्रेटजी लाजमी बनानी है। बैकअप स्ट्रेटजी ये होती है कि एक तो आप सिस्टम में अपने बैकअप सिस्टम में रखें, जो है वो ऑन प्रेमिसेस रखें, ऑफ प्रेमिसेस भी रखें। एनालाइजिंग सिस्टम लॉग्स एंड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल इश्यूज विद कंप्यूटर सिस्टम। अगर कोई सिस्टम में इश्यूज आते हैं तो मोस्टली वो लॉग्स जनरेट होते हैं। अच्छा, ये हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ठीक है। तो उसके बाद हम अपने जो इंस्टॉलेशन वगैरह की तरफ हम मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, ट्रबल शूटिंग एंड एनी रिपोर्टेड प्रॉब्लम्स। अगर लॉग्स में आपको कोई प्रॉब्लम रिसीव होता है, कोई प्रॉब्लम मिलता है तो उसको फिर आपने ट्रबल शूट करना है, उसको ख़त्म करना है कि कोई प्रॉब्लम जो है वो सिस्टम, मतलब एक अलर्ट आते हैं, एक एरर्स आते हैं, तो उनको आपने जल्द अज जल्द रिमूव करना है ताकि सिस्टम जो है वो उसकी ऑपरेशन स्मूथ रहे। इंट्रोड्यूसिंग एंड इंटीग्रेटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज इनटू एक्सिस्टिंग डाटा सेंटर एनवायरनमेंट, ये भी बहुत लाजमी है कि आपने अपनी अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को हमेशा अप टू डेट रखना है।
एक बात ध्यान में रखें, अगर आईटी की फील्ड में रहना है तो आपने खुद को अप टू डेट करना है, ठीक है। ये लिनक्स का कोर्स मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन का ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद एक मैं ये सीरीज ऑफ ट्रेनिंग्स बनाऊंगा। उसके बाद सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सिस्टम ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे। लिनक्स का सिस्टम जो है वो ऑटोमेट किस तरह से किया जाए। 1-2 सर्वर्स हैं उनको हम मैनुअली मैनेज कर लेते हैं, अगर 100 सर्वर्स हैं तो उनको हम किस तरह से मैनेज करेंगे, ये लिनक्स ऑटोमेशन में आता है। उसके बाद AWS क्लाउड है, एज्योर क्लाउड है, तो मंथली बेसिस पे हम इसको ये हम प्रैक्टिस रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो आंसरिंग द टेक्निकल क्यूरीज, अगर आपके पास डेफिनेटली क्यूरीज भी आएंगी डे टू डे, जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो ऑपरेशंस हो रही हैं, उसमें इश्यूज आएंगे यूजर्स के एंड यूजर्स के, वो आपने रिजॉल्व करने हैं, उनको लिसन करना है, अंडरस्टैंड करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट अ बिग डील, प्रॉब्लम हल करना इतना मसला नहीं है, वो हल हो जाता है। मसला ये है कि प्रॉब्लम आ क्या रहा है, प्रॉब्लम है क्या, उसको समझना, ठीक है। अगर आपकी डायग्नोसिस अच्छी है, क्विकली डायग्नोस कर लेते हैं, तो उसका इशू, आप उस इशू को जल्दी रिजॉल्व कर लेंगे, जल्दी ट्रबल शूट कर लेंगे, ठीक है जी। इंश्योरिंग दैट द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इज अप एंड रनिंग, आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा अप एंड रनिंग रखना है, ये आपने इंश्योर करना है, ठीक है, कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये ना हो कि चलते चलते डेटा रुक रहा है, कोई यूज़र एक्सेस नहीं कर पा रहा। ये सारी चीज़ें जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यूज़र सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, ये एक चार्ट है, सिस्टम आर्किटेक्चर, ओएस मेंटेनेंस, यूजर सपोर्ट, हार्डवेयर एंड डिवाइसेस। ये बीच में जो है ये हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। इसने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने ये सारा काम करना है, प्लानिंग, डेवलपमेंट, डोमेन मॉडल डिजाइनिंग, एक्टिव डायरेक्टरी डिजाइन, साइट प्लानिंग, ओएस एंड नेटवर्किंग मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, स्क्रिप्ट डेवलपमेंट, यूजर अकाउंट मैनेजमेंट, ग्रुप पॉलिसीज मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, लॉग ऑन इन्फोर्समेंट। तो ये बहुत सारे इसके टास्क होते हैं। तो ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एक जो है वो फुली रेस्पॉन्सिबल जॉब है। एडमिनिस्ट्रेटर्स की टाइप्स क्या हैं, ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, वेब एडमिनिस्ट्रेटर, टेक्निकल सपोर्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। ये सारी दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स इन कंप्यूटर एनवायरनमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स आपको मिलेंगे। ये उनकी डिटेल है, ये आप खुद ही देख लीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की ये हिस्ट्री है, मेरे ख्याल से इसको आप सभी ने देखा होगा, ये अवेलेबल है गूगल पे, आप इसको देख लीजिएगा। स्टार्टिंग जो हुई थी माइक्रोसॉफ्ट की, ये माइक्रोसॉफ्ट है बेसिकली 1975 में, फिर जैनिक्स, फिर MS-DOS जो IBM के लिए बनाया गया था, डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर विंडोज़ 1.1 आया, विंडोज़ 1.3, फिर एंटी विंडोज़ न्यू टेक्नोलॉजी। उसके बाद ये चलते चलते 2003, 2006, 2008, 2012, 2016 का सर्वर, फिर 2000 रिसेंटली जो है 2019 सर्वर जो लेटेस्ट रिलीज है विंडोज़ की। अच्छा, विंडोज़ NT और विंडोज़ 2000 सर्वर, ये आपस में इनकी कुछ कंपैरिजन है, ये आपसे मैं जो है वो शेयर कर लूँगा। डोमेन कंट्रोलर, बैकअप डोमेन कंट्रोलर। डोमेन कंट्रोलर बेसिकली क्या है कि यूज़र्स को कंट्रोल करने के लिए, यूज़र्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए डोमेन यूज़ किया जाता है, जिसमें आप हर यूज़र जो है यूज़र नेम एंड पासवर्ड से लॉगिन होगा अपने सिस्टम में, और जो आप उनको पॉलिसीज़ देंगे वो उन्हीं पॉलिसीज़ के दायरे में ही रहेगा, अपनी मर्जी से वो कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। सादा सा अल्फाज में ये कहूँ कि आप सब ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं, विंडोज़ चलाते हैं, विंडोज़ में एक सेटिंग के लिए ऑप्शन, एक टूल है कंट्रोल पैनल का,
कंट्रोल पैनल में बहुत सारी चीज़ें, आप नेटवर्क भी सेटिंग कर सकते हैं, आप ग्राफिक्स सेट कर सकते हैं, आप ऐड हार्डवेयर कर सकते हैं, आप ऐड प्रिंटर स्कैनर वगैरह कर सकते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि किसी यूज़र को हम कंट्रोल पैनल का एक्सेस ना दे तो वो भी किया जा सकता है। वो कंट्रोल, ये पॉलिसीज़ हैं बेसिकली, ग्रुप पॉलिसीज़ कहते हैं। तो इसके लिए डोमेन कंट्रोलर बनाना पड़ता है। तो डोमेन कंट्रोल आप विंडोज़ में भी बना सकते हैं, लिनक्स में भी बना सकते हैं। ओके, उसके बाद यूनिक्स जो है वो, यूनिक्स का इंट्रोडक्शन ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। 70s में AT&T सिस्टम ने यूनिक्स बनाया था, और उसके साथ ही एक और ऑपरेटिंग सिस्टम था, BSD, बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद इनके जो यूनिक्स के हैं, HP UX, IBM AIX, दीज आर दी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ यूनिक्स। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपेंसिव था, बहुत एक्सपेंसिव था, तो यूनिवर्सिटीज अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो एक जद्दोजहद, एक कंसोर्शियम डेवलप हुआ कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो कि यूनिक्स की तरह हो लेकिन वो फ्री हो। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे प्रोग्रामर्स इन्वॉल्व थे। ये पूरी एक हिस्ट्री है जो कि आपको गूगल पे मिल जाएगी, मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ। ये जद्दोजहद जो है 73 से चलती रही टिल 1991 तक। तो इसके दरमियान किसी ने भी लिनक्स का कर्नल जो है वो डेवलप करने में वो फेल्ड रहे, लेकिन लिनस टोवाल्ड ने ये कर्नल बनाया और उसको फ्री कर दिया, और वो आता है अंदर GNU। GNU का मतलब है GNU नॉट यूनिक्स, ये यूनिक्स नहीं है, यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है और फ्री है। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं इनके, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन आई। पहली दो डिस्ट्रीब्यूशन थी रेड हैट लिनक्स और डेबियन। रेड हैट जो है वो कमर्शियल वर्जन है, डेबियन भी लिनक्स की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में है। इसमें डेबियन में बहुत सारी एप्लीकेशन हैं। उबंटू जो है वो डेबियन से ड्राइव किया गया है। ठीक है जी। अच्छा, ये टर्मिनोलॉजीज हैं, कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं, IP एड्रेस है, सबनेट मास्क, गेटवे, DNS, DHCP, पोर्ट्स, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। आई गेस ये हम सब जो है वो हमें इसका बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है। IP एड्रेस जो है एक नंबर होता है, 32 बिट। IP की बेसिकली दो वर्जन है, 32 बिट एंड 64 बिट। तो 32 बिट एंड 128 बिट। तो 32 बिट में IP एड्रेस जो है वो कुछ इस तरह से होता है, जैसे 192.168.0.1 फॉर एग्जांपल, ये एक IP एड्रेस है। ठीक है, ये ऑक्टेट इसे कहलाते हैं। ये 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। IPN4 एंड IPN6, यस। ठीक है, ये बेसिकली आइडेंटिफिकेशन होती है कंप्यूटर की। नेटवर्क के अंदर जो नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क में जो PC डिवाइसेस एंड डिवाइसेस की आइडेंटिफिकेशन है वो IP एड्रेसेस से होती है। सबनेट मास्क एक ग्रुप बताता है कि ये IP एड्रेस किस ग्रुप से है। गेटवे लास्ट रिसोर्ट कहते हैं कि अगर किसी दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेशन करनी है तो वो गेटवे के थ्रू होगा। DNS क्या है? DNS इज अ डोमेन नेम सिस्टम। इट्स अ domain name सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम ये रेस्पॉन्सिबल होता है नेम्स को IP में ट्रांसलेट करने के लिए। DHCP है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल।
ये DHCP प्रोटोकॉल जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे, डीएनएस प्रोवाइड करने के लिए। जब हम कॉन्फ़िगरेशन, बेसिकली आईपी की दो तरह से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं, एक मिनट, एक हम कर सकते हैं स्टैटिक, दूसरी है ऑटोमेटिक। तो ऑटो स्टैटिक में हम मैन्युअली आईपी एड्रेसेस डिफाइन करते हैं, ऑटोमेटिक में हमारे पास DHCP प्रोटोकॉल होगा तो वो आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, जितनी भी चार चार इंफॉर्मेशन है, ये वाली, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो DHCP कंप्लीट करेगा। ठीक है, एग्जैक्टली, स्टैटिक एंड डायनामिक। ओके, पोर्ट्स क्या हैं? पोर्ट्स आर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस, या सर्विस आइडेंटिफिकेशन पोर्ट्स को कहते हैं। पोर्ट्स जो हैं ये कितनी होती हैं? कुछ यूनिवर्सल पोर्ट्स होती हैं, पोर्ट्स जो है हमारे पास 0 से लेके 1024 तक, ये यूनिवर्सल पोर्ट्स होती हैं। जैसे कॉमन पोर्ट्स हैं 80 है, और 443 है, 53 है, ये सारी सर्विसेज हैं। 80 जो है वो HTTP के लिए यूज होता है, ये HTTPS के लिए यूज होता है, ये DNS के हैं। इस तरह से यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब होता है कि वन टू वन कम्युनिकेशन, मल्टीकास्ट ग्रुप में कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन विथ ऑल, कि उस दायरे में जो भी आता है उन सब के साथ कम्युनिकेशन हो। ठीक है जी, तो ये स्लाइड यहाँ तक इंट्रो जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का और दिस कोर्स का वो कंप्लीट हुआ। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें तो हम फर्दर मूव करें। एनी क्वेश्चन? ओके, ओके, ग्रेट। नेक्स्ट टास्क जो है हमारा रिसोर्सेज। आज हम अपने जो ओरेकल VM है या VM प्लेयर है वो इंस्टॉल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ओरेकल वर्चुअल बॉक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल में लिखेंगे आप, या जो लिंक मैंने प्रोवाइड की है आपको, डाउनलोड ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, ओरेकल virtualbox.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और अगर आप विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं अभी, तो आप विंडोज़ के होस्ट के लिए आप डाउनलोड करेंगे। ये इसको मैं कैंसिल करता हूँ, क्योंकि मैंने ये पहले से ही मैं कर चुका हूँ। और दूसरा ये है कि VMware अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है vmware.com, प्रोडक्ट्स, वर्क स्टेशन प्रो और वर्क स्टेशन प्रो डैश एवेल्युएशन। एवेल्युएशन इसका ट्रायल वर्जन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो भी मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो विल गो फॉर Oracle वर्चुअल बॉक्स। जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए आप इसको डबल क्लिक करेंगे।
Installation is quite simple. विज़ार्ड के थ्रू आप ये इंस्टॉलेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट करें कस्टम सेटअप. वर्चुअल बॉक्स में क्या क्या करना चाहते हैं. जो डिफ़ॉल्ट है फिलहाल आप उसी को ही रहने दें. अगर लोकेशन आप चेंज करना चाहते हैं तो वो बेशक आप कर सकते हैं. तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन इसकी जो होती है सी ड्राइव में सी ओरेकल सी प्रोग्राम फाइल्स देन ओरेकल देन वर्चुअल बॉक्स. Please choose from the option below. Create shortcut, startup menu entry या shortcut वगैरह या क्विक लॉन्च में ये अपने शॉर्टकट्स रखेगा. नेक्स्ट कर दें प्रोसीड फॉर इंस्टॉलेशन. ठीक है. नेटवर्क इंटरफेस की वार्निंग है. इंस्टॉलिंग ओरेकल वर्चुअल बॉक्स नेटवर्किंग फीचर विल ऑल रीसेट योर नेटवर्किंग कनेक्शन एंड टेम्परली डिस्कनेक्ट फ्रॉम द नेटवर्क. हम प्रोसीड करते हैं. अगर बीच में नेटवर्क डिस्टर्ब होता है तो उसको मैनेज कर लेंगे. इंस्टॉल. Okay, great. Start Oracle VM Virtual Box after installation. Finish. ठीक है. ये स्टार्ट हो गया है. अच्छा, इसमें देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं. ये फाइल इसको मैनेज करने के लिए इंपोर्ट अप्लायंस एक्सपोर्ट अप्लायंस. अगर आपके पास पहले से ही इसका OVF है OVF फॉर्मेट तो आप उसकी OVF फाइल आप इंपोर्ट कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई मशीन चल रही है आपने किसी से शेयर करनी है ये पूरी मशीन आप इसको एक्सपोर्ट करके वो फाइल OVF फाइल जो है वो शेयर कर सकते हैं. उसके बाद इसके अपडेट्स वगैरह हैं. प्रेफरेंसेस हैं उसकी सेटिंग्स वगैरह आप कर सकते हैं. मशीन में आप न्यू कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं. ऐड से मुराद ये है कि अगर आपने ये आपके पास पहले ही वर्चुअल मशीन्स थी और आपने री इंस्टॉल किया है ओरेकल तो आप उसको दोबारा ऐड कर सकते हैं. न्यू मशीन क्रिएट करना चाहते हैं अगर आप तो वो न्यू मशीन इस तरह से क्रिएट होगी. उसके लिए आप मशीन का नाम दें. फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ CentOS 7. मशीन ये फोल्डर कहाँ पे इंस्टॉल्ड. मैं चाहता हूँ कि ये डिफॉल्ट C में ना हो. ये D में हो. ठीक है. इसमें CentOS 7. प्लेटफॉर्म टाइप लिनक्स. RHEL फैमिली RHEL है तो रेड हैट 64 बिट. नेक्स्ट कर दें. मेमोरी इट्स अप टू डिपेंड करता है आपके पास कितनी मेमोरी है. 1024 इज इनफ. अगर हमने सिर्फ टेस्ट करनी है तो ये काफ़ी है. वरना आप यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. ये रेड जो है ग्रीन तक आप जा सकते हैं. उसके बाद अगर आप ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो आप आपके जो करंट होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम होगा.
ठीक है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूं कि ये जो विंडोज है जिसमें अभी मैं काम कर रहा हूँ, दिस इज होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, और वर्चुअल बॉक्स में अंदर कोई मैं दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूंगा तो वो होगा वो क्या होगा, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो हम इसको 1024 तक रखते हैं, नेक्स्ट कर दें। क्रिएट अ वर्चुअल डिस्क, रिकमेंडेड 8 GB, हार्ड डिस्क फाइल टाइप VDI वर्चुअल डिस्क इमेज, जो डिफॉल्ट है आप उसको फिलहाल रखें। डायनामिकली एलोकेटेड और फिक्स एलोकेटेड। डायनामिकली एलोकेटेड में ये है कि अगर आपने 100 GB भी स्पेस दे दिया लेकिन यूज 10 GB हो रहा है तो वो 10 GB ही ऑक्यूपाई करेगा। फिक्स साइज में वो 100 GB ऑक्यूपाई कर लेगा, चाहे आप यूज करें ना करें। तो इसको बेहतर है कि डायनामिकली एलोकेटेड पे रखें। नेक्स्ट, ये यहाँ पर ये फाइल आपको बता रहा है कि ये इस नाम से, जो मशीन आपने क्रिएट की है उस नाम से ये फाइल आपके पास क्रिएट कर रहा है। इसका स्टोरेज आप बढ़ा सकते हैं, अगेन वो डिपेंड करता है आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। नेक्स्ट कर दें। ओके, इस तरह से ये मशीन जो है वो आपके पास बन गई। इसमें एक नेटवर्क एडाप्टर भी है, आप इसमें मल्टीपल नेटवर्क एडाप्टर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस तरह से बाकी और भी सेटिंग्स हैं, हम उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर यानी कल हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे और इसको इंस्टॉल भी करेंगे। ठीक है, तो आज मेरे ख्याल से ये पहला दिन है, एक 1 hour इज इनफ। मैं इसकी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ।